नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आरक्षी बैच शुरू हो चुका है, जिसमें हम यूपी पुलिस के लिए बच्चों की जो तैयारी हो पूरे जोर शोर से करवा रहे हैं। इसके लिए हम आपके हिंदी की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला में भी स्वर के बारे में हम फुल डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वर्णमाला किसका पार्ट है? हिंदी का पार्ट है। और हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी क्या है? भाषा है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, उसके आगे फिर हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी किसी भी भाव को जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उसको व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किसी और के सामने जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। तो हम अपना कोई भी भाव कैसे प्रकट करते हैं? या तो हम बोल के प्रकट करते हैं या फिर हम लिख के प्रकट करते हैं। कुछ भाव हम इशारों में भी प्रकट करते हैं, तो वो इशारों की भाषा कहलाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा क्या है हमारी? जो हमारे इंडिया के लोग हैं और उसमें भी जो मुख्यतः हिंदी भाषी लोग हैं, उनके भावों को व्यक्त करने के लिए जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक, तो आपको भाषा समझ में आ गई। अब भाषा में क्या होता है? भाषा की जो इकाई है, या फिर भाषा की जो हम बोलेंगे एक तरह से अगर कि भाषा जो हम व्यक्त कर रहे हैं उसकी जो सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है। यानी जब तक हम एक पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे तब तक क्या होगा? हमारा कोई भी भाव व्यक्त सही से नहीं हो पाएगा। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। यानी अगर मुझे कहना है कि मुझे भूख लग रही है, तो जब तक कि मैं पूरा वाक्य नहीं बोलूंगा कि मुझे भूख लग रही है, तब तक इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर मैं बोलूं मुझे भूख नहीं, मुझे भूख नहीं, तो इनका क्या है? कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो इसलिए भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है। ठीक, अब मैं इसको जो छोटे ऑर्डर में होते हुए लिखूंगा, वाक्य से जो छोटी इकाई है वो क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद या फिर शब्द। उससे छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि। ठीक, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि हमारी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वो वर्ण कहलाती है, या फिर वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम ध्वनि भी कहते हैं। अब ध्वनि से आप समझ रहे होंगे कि ध्वनि कहां से उत्पन्न होती है हमारे अंदर से? हमारे पेट से होती हुई, गले से होती हुई मुंह से बाहर आती है। यानी मुंह से हमारे ध्वनि बाहर आती है। तो जो ध्वनि हमारे मुंह से बाहर आती है उसको हम वर्ण कहते हैं। अब हमारे मुंह से क्या होता है? कई टाइप की ध्वनियां बाहर आती हैं। तो उन सब ध्वनियों को हमने क्या किया? एक सिंबल दे दिया। हर ध्वनि को हमने एक सिंबल दे दिया, पहचानने का तरीका बना दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण बने उस ध्वनि को पहचानने के लिए जो भी हमने उसको सिंबल दिया उसको हमने क्या कहा? वर्ण कहा। और इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमने वर्णमाला कहा। वो हम भी आगे देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक, दूसरे तरीके से देखें कि जो हमारी ध्वनि है, ध्वनि क्या है? सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या हुआ? इस ध्वनि को हम आगे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। हम वाक्य को पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वाक्य में से क्या निकल जाएगा? कुछ उपवाक्य निकल जाएंगे। उन उपवाक्य में से क्या होगा? कुछ पदबंध निकल जाएंगे। उन पदबंध में से क्या होगा? कुछ पद निकल जाएंगे। उन पद में क्या होगा? कुछ अक्षर निकल जाएंगे। उन अक्षरों को भी तोड़ेंगे तो क्या है? वर्ण निकल जाएंगे। वर्ण अलग अलग हो जाएंगे, और उन वर्णों को क्या तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम कि वर्ण हमारे कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उनको हमने वर्गीकृत किया है। तो अब दूसरी चीज जो मेन है इसमें क्या है? वर्ण तो हमको पता चल गया। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है हमारी वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए इसमें जो ये शब्द, ये जो मैंने लिखे दोनों शब्द,
इनका बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध हमारे इस पूरे चैप्टर से है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सही से समझ गए तो ना आपको स्वर समझने में दिक्कत होगी और ना ही आपको व्यंजन समझने में दिक्कत होगी। उच्चारण स्थान समझने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को और क्वेश्चन अधिकतर गलत करवा देता है। तो देखिए व्यवस्थित समूह क्या है कि हमारे अंदर से जो ध्वनि निकली, अब आप नोटिस करोगे कि अंदर से ध्वनि कहाँ से निकलेगी। सबसे पहले ध्वनि भाई हवा से निकलती है, जो हवा हमारे अंदर से बाहर आ रही है, इसको हम प्राणवायु भी कहते हैं। तो ये जब हमारे अंदर से बाहर आती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ये बाहर से अंदर जाएगी तब ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो जब हमारे अंदर से बाहर आ रही है, तो जब ये अंदर से बाहर आएगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? कंठ पे। सबसे पहले कहाँ जाएगी? ये कंठ पे। फिर कहाँ जाएगी? तालव्य पे, तलवे पे, मूर्धा पे, फिर आगे दंत पे और फिर होठों से होती हुई बाहर निकलेगी। तो यानी जो इसको अंदर से हवा निकल रही है वो हमारे कहां कहां पर, गले से लेके होठों तक, जिस जगह पर भी क्या होता है हवा का अलग अलग प्रेशर पड़ता है। जैसे सबसे पहले वो हवा कहां टकराई? कंठ पे टकराई। और अगर उस कंठ पे टकराने की वजह से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी जब हम कोई शब्द बोलेंगे या कोई ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो वो क्या होगा? हमारे अंदर से जो हवा आ रही है उस हवा पे हम प्रेशर डालेंगे। अगर हमने उस पर प्रेशर कंठ पे डाल दिया तो कंठ ध्वनि हो गई। अगर हमने मूर्धा पे डाल दिया तो मूर्धन्य ध्वनि हो गई। अगर हमने तालु पे डाल दिया तो तालव्य ध्वनि हो गई। ठीक, तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा अंदर से बाहर की तरफ का, इसी से अलग अलग ध्वनियां बनी हैं। अब जैसे पहले कंठ से बनी है तो जो कंठ ध्वनियां हैं उनको हमने सबसे पहले लिखा है। ठीक, सबसे पहले क्या आया? हमारा कंठ आया। तो जो कंठ ध्वनियां हैं जितनी भी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जैसे ए स्वर है हमारा, आ स्वर है, कै ख ग, ये स्वर, ये व्यंजन है, ये सब क्या है? ये कंठ ध्वनियां हैं। इसीलिए कंठ सबसे पहले आया तो हमने इनको ही सबसे पहले लिख दिया। ठीक, इसी तरह से आगे जितने भी हमारी जगह पर प्रेशर बनता गया इन पांचों पॉइंटों पे, उसी आधार पे हमने क्या किया? सारे वर्णों को लिखा और उस व्यवस्थित समूह को हमने क्या कहा? वर्णमाला कहा। ठीक है। दूसरी चीज मैंने भी आपको बतलाया था कि जो हमारी भाषा है वो दो तरीके से व्यक्त होती है, एक बोल के और एक लिख के। तो उच्चारण के आधार पर हमारे जो वर्ण है टोटल वो कितने हैं? 45 वर्ण हैं, जिसमें से क्या है? 10 स्वर और 35 व्यंजन। यानी उच्चारण के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई स्वर कितने हैं तो आप बोलोगे 10 स्वर है सर, और अगर मैं पूछूंगा उच्चारण के आधार पर हमारे व्यंजन कितने हैं तो 35 व्यंजन है। यानी उच्चारण के आधार पर टोटल हमारे 45 वर्ण हैं। उसके बाद लिखने के आधार पर कितने हैं? 52। लिखने के आधार पर 52, जिसमें से 13 क्या है? स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये हम व्यंजन वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम आज डिस्कस करने वाले वो क्या है? वो है स्वर। कि स्वर किसको कहते हैं, स्वर क्या कहलाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनके वर्गीकरण है, आज ये फुल डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्वर। स्वर सभी बच्चे मेरे ख्याल से जानते होंगे, व्यंजन तो फिर भी भूल जाते हैं काका का, लेकिन स्वर क्या है? स्वर सभी को लगभग याद रहते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आ। ठीक, अब अगर हम बात करें कि कौन से 10 स्वर जो हैं उच्चारण के आधार पर स्वर हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट में 3 स्वर लिखे हैं, इनके अलावा जो ये बाकी 10 स्वर लिखे हुए हैं, ये 10 के 10 क्या है? उच्चारण के आधार पर स्वर है। ये क्या है? उच्चारण के आधार पर स्वर है। अब बचा कौन सा? री, अंग और आहा। ये क्या है? ये उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। ठीक, ये सिर्फ लिखने के आधार पर स्वर है, उच्चारण के आधार पर ये स्वर नहीं है। उच्चारण के आधार पर सिर्फ हमारा ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, सिर्फ ये 10 स्वर हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ये 3 रह गए हैं इन्हीं की। तो री हमारा क्या है? री हमारा उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, ना अंग है और ना आहा है। ठीक, इसमें जो चीज अधिकतर लोग सबसे बाद में बताते हैं वो चीज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। क्या? कि ये दोनों जो स्वर हैं इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा जो ये स्वर है
इनको हम क्या कहते हैं, इनका वर्गीकरण हमने किस में करा है, इनको हम कहते हैं अयोगवाह, अयोगवाह। ठीक, इनको सबसे पहले क्यों बतला रहा हूं, क्यों, क्योंकि इनका स्थान सबसे पहले आता है। इनका स्थान क्या है, सबसे पहले आता है किसमें, डिक्शनरी में। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो इनका स्थान सबसे पहले आएगा। डिक्शनरी आप लोग सब पढ़ना जानते होंगे कि सबसे पहले क्या आता है, का, फिर का के बाद का, फिर की, यानी जिस आधार पर ये बढ़ रहे हैं उसी आधार पर हम मात्राओं में डिक्शनरी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अंग और आहा कहां आएगा, तो अंग और आहा हमेशा डिक्शनरी में पहले आता है। क्यों आता है पहले, उसका रीजन देख लेते हैं कि ये जो हमारे अयोगवाह है, इस नाम का भी अपने आप में क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों कि ये दोनों जो हमारे स्वर हैं, इन दोनों स्वरों को हमने क्या बोला कि उच्चारण के आधार पर ये स्वर नहीं है, और लिखने के आधार पर ये स्वर है। तो इसमें क्या हुआ, स्वर और व्यंजन दोनों चीज आ गई। जब आप इसको बोलोगे, अंग में क्या हुआ, ना और गा का साउंड आ रही है, ध्वनि आ रही है, आहा में हा की ध्वनि आ रही है। तो स्वरों ने क्या बोला कि हम इनको साथ अपने नहीं रखेंगे। ठीक, दूसरी चीज व्यंजनों से पूछा गया भाई कि भाई अंग और आहा को तुम अपने साथ रखोगे, बोले नहीं भाई ये तो लिखने में स्वर जैसे हैं, इनको हम अपने साथ नहीं रखेंगे। यानी ये ना तो स्वरों में आए ना ये व्यंजनों में आए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, अयोग। यानी इनका योग जो है ना तो स्वरों में हुआ और ना ही व्यंजनों में हुआ, इन दोनों का योग ना स्वर में हुआ ना व्यंजन में हुआ, इसीलिए इनको अयोग कह दिया। फिर भी ये अपना क्या करते हैं, एक अर्थ वहन करते हैं। मतलब इनका अपना क्या है, एक अर्थ इनके अंदर रहता है, उसको ये वहन करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह। ठीक, दूसरी जो इनकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले डिक्शनरी में कौन से आएंगे, ये अयोगवाह ही आएंगे, उसके बाद ही बाकी चीजें शुरू होंगी। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बता दिया कि ये दोनों स्वर क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं वो भी बतला दिया, और डिक्शनरी में इनका प्लेस, स्थान कौन सा है वो भी आप मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्या, स्वरों का वर्गीकरण। अब जो बाकी के हमारे 10 स्वर बचे हैं उनका वर्गीकरण हमने अलग अलग आधार पर किया है। सबसे पहला किस आधार पर किया है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक, तो आप सभी जानते होंगे स्वर क्या होते हैं, स्वर हमारी मात्राएं ही हैं। यानी छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ये तो सब आप जानते होंगे, जैसे छोटा आ, बड़ा, है ना। तो मात्रा के आधार पर और उच्चारण काल के आधार पर। तो मैं आपको एक चीज छोटी सी समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये छोटा आ, इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें एक मात्रा है सिर्फ आ की। और अगर मैं बात करूं बड़ा आ, तो ये कैसे बना है, ये बना है छोटा आ प्लस छोटा आ, इन दोनों से मिलके ये बड़ा आ बना है। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, इसमें 2 मात्राएं हो गई। इसीलिए इसको बोलने में क्या हमें अधिक समय लगता है। आ को बोलने में छोटा कम समय लगेगा, इसको बोलने में अधिक समय लगेगा। उसी के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या आया, हमारे ह्रस्व स्वर। जो ह्रस्व स्वर है इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं, इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे लघु स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, जिनमें क्या होता है सिर्फ एक एक ही मात्रा होती है। इनमें क्या है, सिर्फ एक एक ही मात्रा है। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, जिनमें क्या होता है 2 मात्राएं होती हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। क्यों, क्योंकि ये 2-2 मात्राओं से या 2-2 स्वरों से, 2 ह्रस्व स्वरों से मिलके बने हैं। अब इसमें जो एक ही चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है, जो बाद में बच्चा भूल जाता है, आपको ये याद रखना है सिर्फ कि जो छोटा ए है, ये छोटा ए हमारा
कैसे बना है, ये दो लघु स्वरों से मिलके बना है, इसीलिए ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। कैसे बना है, अ प्लस ई से ए बना है, इसीलिए ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन में यही फंसा दिया जाता है कि आपको ये सारे स्वर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा भाई इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो बच्चा सोचेगा यार ये तो छोटा ए है, ये तो होगा ही, तो छोटा ए हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, लघु स्वर नहीं है। फिर आते हैं हमारे प्लुत स्वर। वैसे तो अभी ये खत्म ही हो गए, लेकिन इनका यूज आपको देखने को मिलेगा जब भी कोई संवाद कहीं पे लिखा जा रहा होगा या किसी भी एक शब्द को बहुत लंबा खींचा जा रहा होगा, तो वहां पर हमारे प्लुत स्वर यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें 3 या 3 से अधिक मात्राएं लगी होती हैं, इनमें 3 या 3 से अधिक मात्राएं लगी होती हैं। जैसे जब हम लिखते थे ओम, ओम, तो ये जो छोटा है, हिंदी का 3 टाइप का आपको अक्षर दिख रहा है, जैसे हिंदी में 3 लिखते हैं, 3, उसको क्या बोलते हैं, इसको प्लुत स्वर बोलते हैं। जब भी किसी चीज को हमें लंबा खींचना, ओम या फिर राम, है ना, तो जब भी हम किसी भी उसको स्वर को लंबा खींचेंगे, यानी 3 या 3 से अधिक मात्राएं उस पर लगाएंगे, तो वो क्या होगा, हमारा प्लुत स्वर कहलाएगा। ठीक, तो मात्रा और बोलने में लगने वाले समय के आधार पर ये 3 टाइप का वर्गीकरण है। सबसे कम समय किस में लगता है, ह्रस्व स्वर में लगता है, 1 मात्रा लगती है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, 2 मात्राएं लगती हैं। प्लुत स्वर में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक मात्राएं लगती हैं और सबसे अधिक समय भी इसी में ही लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गीकरण हमारा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब जो हमारी जीभ है, इस जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी जो स्वर हम उच्चारित कर रहे हैं उसमें जैसा भी हमारा जीभ का योगदान रहेगा, उसके आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी जिसमें जीभ के आगे का हिस्सा यूज होगा वो अग्र स्वर है, जिसमें जीभ के पीछे का हिस्सा यूज होगा वो, बीच का हिस्सा यूज होगा वो मध्य स्वर है, और जिसमें पीछे का हिस्सा यूज होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे पश्च स्वर कहलाएंगे। तो अग्र स्वर हमारे कौन से होते हैं, ई, बड़ी ई, ए और ए। इन चारों को बोलने में क्या होता है, हमारा जीभ के आगे का हिस्सा यूज में आता है, इसीलिए इनको अग्र स्वर बोलेंगे। और मध्य स्वर कौन सा है, मध्य स्वर हमारा सिर्फ एक ही है, छोटा आ। इसको बोलने में क्या है, जीभ के मध्य का हिस्सा यूज हो रहा है। इसके अलावा जितने भी बचे, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये सब क्या है, हमारे पश्च स्वर है। ठीक, तो ये हमारे किसके आधार पर हो गया वर्गीकरण, ये वर्गीकरण हो गया हमारा जीभ के इस्तेमाल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। उसके बाद हमारा वर्गीकरण आता है नेक्स्ट, मुख द्वार खुलने के आधार पर। देखो बच्चों, वैसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले वर्गीकरण जितने भी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम क्यों रिस्क लें। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा जाएगा, वो मैं आपको सबसे एंड में बतलाऊंगा। वही वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा लॉजिकली समझने वाली चीज है वो, और उसी से आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें और कोई भी स्टेप मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने इसमें बीच में कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो एंड में आपको लगेगा कि सर एकदम से ये नई चीज कहाँ से आ गई। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले। हमें क्या करना है, हमें तो यार एग्जाम निकलवाना है आपका, आप लोगों को एग्जाम निकालना है अपना, तो आप कोई भी चीज मिस ना करें, क्यों रिस्क लें। आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा। अब देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारा वर्गीकरण है किस चीज का, स्वरों का। तो इसका हमने 4 टाइप से वर्गीकरण किया है। कैसा, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। तो विवृत क्या है, विवृत हमारा मुंह का ये जो खुलता है, ये पूरा खुलता है कि नहीं खुलता, यानी विवृत को आप एक तरीके से कह सकते हैं ओपन। जिस स्वर को बोलने में हमारा मुंह क्या हो, पूरा खुले, उसको हम बोलेंगे विवृत। जिसको बोलने में हमारा मुंह आधा खुले उसको बोलेंगे अर्धविवृत। जिसको बोलने में हमारा मुंह आधा बंद रहे उसको बोलेंगे अर्धसंवृत, और जिसको बोलने में लगभग बंद जैसा रहे उसको बोलेंगे संवृत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे विवृत जो हमारे स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। विवृत स्वर हमारा सिर्फ एक ही है, अगर आप बोल के देखोगे, बड़ा आ।
बड़ा आ बोलने में क्या होता है, हमारा पूरा मुंह खुलता है, मुख द्वार क्या होता है, हमारा पूरा खुल जाता है। उसके बाद अर्ध विवृत में हमारे कौन कौन से आते हैं, अर्ध विवृत में आते हैं हमारे छोटा आ, ए, छोटा आ, ए, ओ और औ। ये हमारे आते हैं किसमें, अर्ध विवृत में। इनको बोलने में क्या है, हमारा मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध संवृत में कौन से आते हैं, अर्ध संवृत में आता है हमारा ए और, अर्ध संवृत में आता है हमारा ए और औ। ये औ जो है ये वाला ओ नहीं है, ये हमारा ये जो अ होता है ये वाला है। इसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा कि कुछ ध्वनियां या कुछ वर्ण क्या है हमारे दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। कुछ वर्ण हमारे कहाँ से लिए गए हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में क्वेश्चन उनसे भी बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, विवृत हो गया, बड़ा आ, अर्ध विवृत ए, ओ। ये ओ कौन सा है, जैसे जब हम इंग्लिश लिखते हैं, ऑफिस लिखते हैं, इस ऑफिस को अगर हम हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऑफिस। तो ये वाला जो ओ है यहां पर वो लिखा गया है, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी विदेशी भाषाओं से लिए गए कुछ वर्ण हैं। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से वर्ण है और कौन कौन सी भाषाओं से हमने लिए। फिलहाल अभी ये वाला वर्गीकरण देखते हैं। अर्ध संवृत हो गए हमारे ए और ओ। उसके बाद आता है हमारा संवृत। संवृत में कौन सा आएगा, जो बाकी हमारे बच्चे लगभग हमारा मुंह बंद रहता है, किसको बोलने में, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इनको बोलने में क्या है, मुंह बहुत थोड़ा सा खुलता है, लगभग कैसा रहता है, बंद ही रहता है। तो ये किस में आ गए, हमारे संवृत में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं, होठों की स्थिति के आधार पर। अब देखिए होठ हमारे कैसे खुलते, होठ कैसे रहेंगे, या तो सर्किल में रहेंगे, वृत्त की तरह रहेंगे गोल, या फिर गोल नहीं रहेंगे। दो ही इनमें वर्गीकरण है, या तो व्रतमुखी होगा या फिर अव्रतमुखी होगा। ठीक, व्रत, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अव्रत का मतलब अव्रत यानी गोल नहीं है, व्रत का मतलब गोल है। तो आप बोल के देखिए कि कौन कौन से हमारे ऐसे वो हैं, क्या नाम है, स्वर है जिसमें हमारा मुंह रहता है क्या, गोल रहता है। गोल कौन कौन से में रहता है, ऊ। आप जब बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ और ओ, आओ, इन सबको बोलने में कैसा रहेगा हमारा मुंह, गोल रहेगा। इनके अलावा जो है आ, ई, ए, इन सब में कैसा रहेगा, गोल नहीं रहेगा, तो ये अव्रतमुखी। इनको बोलने में कैसा रहेगा, गोल रहेगा, तो ये व्रतमुखी। ठीक, नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो स्वर हमारे जितने भी हैं वो सब क्या हैं, मौखिक स्वर हैं, निर्नुनासिक स्वर है। निर्नुनासिक का क्या मतलब है, निर्नुनासिक का मतलब है कि जिनको बोलने में हवा हमारे सिर्फ और सिर्फ मुंह से बाहर आए। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा क्या हो, हमारे सिर्फ मुंह से बाहर आए, नाक से बाहर ना आए, उनको हम बोलेंगे निर्नुनासिक। और अनुनासिक किनको बोलेंगे, जिनको बोलने में मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर आए, उनको बोलेंगे अनुनासिक। ठीक, तो जितने भी हमारे स्वर हैं ऐसे लेके ओ तक, वो सब क्या है, निर्नुनासिक है। और अगर इनके ऊपर अंकी बिंदी लग जाती है, ठीक, तो ये सब क्या बन जाते हैं, अनुनासिक बन जाते हैं। तो जहां पर भी आपको स्वरों के साथ ये अंकी बिंदी अयोग वह अपना लगा हुआ दिखे, वो सब क्या है, अनुनासिक स्वर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए जितने भी वर्ण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो सघोष होंगे या फिर वो अघोष होंगे। तो सघोष किनको बोलेंगे और अघोष किनको बोलेंगे। सघोष हमारे उन वर्णों को बोला जाता है जिनमें क्या होता है कि जब हम उनका उच्चारण कर रहे हों और हमारी स्वर तंत्रियां जो हैं उनमें अगर कंपन पैदा हो रहा है,
किसी भी वर्ण के उच्चारण में अगर हमारा क्या हो रहा है, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो रहा है तो उसको सघोष बोलेंगे, और अगर कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसको अघोष बोलेंगे। तो हमारे जो स्वर हैं, सभी स्वर क्या हैं, सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर सघोष हैं, अघोष कोई भी स्वर नहीं। ठीक, ये वर्गीकरण है, बहुत ही सिंपल है। अब आप इसको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे याद करने का, तो ये याद भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको बतलाता हूं कुछ लॉजिकल चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, और आप समझ जाएंगे उसका लॉजिक तो फिर वो आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है। और आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान से, कि वर्णों का जो उच्चारण है वो किस स्थान से हो रहा है, इसी से ही आपको क्या मिलने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बतलाई थी कि वर्ण क्या है, ये जो ध्वनि है ये उत्पन्न कैसे हो रही है। ये उत्पन्न हो रही है हमारे अंदर से जो प्राणवायु बाहर आ रही है, उस प्राणवायु के बाहर आने में गले से लेके होठों तक अलग अलग स्थान पर जब दबाव पड़ता है तो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी सबसे पहले अगर कंठ में प्राणवायु पहुंची और वहां पर ही उस पर दबाव लग गया तो वो क्या होगी, एक ध्वनि उत्पन्न करेगी। उससे ऊपर आएगी कौन सा, तालु। तालु पे अगर दबाव लग रहा है प्राणवायु पे, प्राणवायु अगर तालु पे दबाव डाल रही है तो दूसरी ध्वनि बनेगी। उसके बाद मूर्धा, मूर्धा पे अगर प्राणवायु दबाव डाल रही है तो तीसरी ध्वनि बनेगी। उसके बाद दांत, दांतों पे अगर प्राणवायु दबाव डाल रही है तो दंत्य ध्वनि बनेगी। और उसके बाद होठों पे अगर दबाव डाल रही है तो ओष्ठ्य ध्वनि बनेगी। तो अब आप इसका क्रम समझ लीजिए। सबसे पहले क्या आया, कंठ आया, सबसे पहले कंठ आया। दूसरे नंबर पर क्या आया, तालु, दूसरे नंबर पर आया हमारा तालु। तीसरे नंबर पर आया मूर्धा, तीसरे नंबर पर आया मूर्धा। चौथे नंबर पर दंत, और पांचवें नंबर पर ओष्ठ, पांचवें नंबर पर हमारा है ओष्ठ। अब मैं आपको इसका एक फिगर बना के दिखाता हूं थोड़ा सा, मुंह से लेके। जैसे मान लीजिए हमारा मुंह है और ये हम गले की तरफ जा रहे हैं, और ये इस तरह से नली बना दी मैंने। मान लीजिए होठों से लेके ये गले तक हमारी एक नली है, आप नली समझिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या आया हमारा, कंठ आया, इसको बोल देते हैं हम, ये है हमारा क्या, कंठ। कंठ से थोड़ा ऊपर उठेंगे यहां पर तो यहां आएगा तालु। फिर तालु से थोड़ा ऊपर आगे आएंगे आप तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं क्या, मूर्धा, इसको बोलते हैं मूर्धा। अब मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, दांत है, और दांतों के बाद ये होठ है। ड्राइंग पे मत जाओ, आप प्रोसेस समझो। ये दांत क्या है, इसको बोलेंगे दंत, ठीक, और ये होठ ओष्ठ, ओष्ठ। तो ये 5 हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए, जहां पर क्या है, प्राणवायु अलग अलग पॉइंट पे अगर जब प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, तो ये हमारे साउंड उत्पन्न, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रेशर डाला साउंड उसने, प्राणवायु ने, वो कहां पर डाला, मान लीजिए कंठ पर डाला। तो कंठ पे जब हमारा प्रेशर पड़ा तो हमारी ध्वनि कौन सी निकली, जो हमारा सबसे पहला स्वर है वो हमारा कहां से निकला, कंठ से निकला। अब सिर्फ इससे जो जो बनेंगे वो सब कहां से आएंगे, कंठ से आएंगे। ये तीनों स्वर क्या है, ये कंठ्य स्वर है। ये तीनों स्वर हमारे कौन से हैं, कंठ्य स्वर है। क्यों, क्योंकि इनमें ये कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, कंठ पे हमारी जो प्राणवायु है उसका दबाव पड़ने से ये तीनों उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, कंठ के बाद हम कहां पर पहुंचे, तालु पर पहुंचे। आपको मैं याद करने का तरीका बतला रहा हूं, ये अगर आपने एक क्रम याद कर लिया तो इसी क्रम से मैं आपको सारे व्यंजन बहुत इजीली याद करा दूंगा, और स्वर तो मैं भी आपको याद करा ही रहा हूं। उसके बाद हमारा आया तालु। तो तालु से हमारा कौन सा बना, दूसरा जो हमारा मूल स्वर है ई। तालु से हमारा कौन सा दूसरा मूल स्वर निकला, ई। अब ई से ही क्या बनता है, बड़ी ई भी बनती है। तो ये दोनों कौन से हो गए हमारे, इनको बोलेंगे हम, मैं लिख देता हूं यहां पे, कंठ से जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कंठ्य स्वर। कंठ्य स्वर, कंठ्य स्वर कौन कौन से हो गए हमारे, अ, आ और आहा। ये हमारे तीनों हो गए
कंठ स्वर। उसके बाद आते हैं कौन से, तालव्य, तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन से हो गए, जो तालु से निकले, कौन से, ई और बड़ी। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज आती है क्या, मूर्धा। अब मूर्धा से आप देखोगे कि मूर्धा से हमारा कोई भी स्वर नहीं बनता, सिर्फ एक ही स्वर बनता है, ये आपको याद रखना है, कौन सा, री। री से ऋषि जो है ये हमारा कौन सा है, मूर्धन्य स्वर है। मूर्धन्य स्वर कौन सा है हमारा, री। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा दंत्य। दंत्य से भी हमारा कोई स्वर नहीं बनता। फिर आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर कहां से बनता है, किस क्या बनाता है हमारा, ऊ और बड़ा ऊ। अब आप देखोगे कि ये जो चारों स्थान है ये जो चारों स्थान है, इन्होंने क्या बतलाया, इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने मूल स्वर बनाए हैं। इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने मूल स्वर बनाए हैं। मैं लिख देता हूं आपके, मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चारों क्या है हमारे, ये चारों हमारे मूल स्वर है। ठीक, ये कहां से बने, छोटा आ हमारा कहां से बना, कंठ से, कंठ से छोटा आ बना। उसके बाद क्या आया, तालु आया, तालु से हमारा दूसरा स्वर बना। उसके बाद क्या आया, मूर्धा। बस यही थोड़ा सा मूर्धा में क्या हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बस आप ऐसे याद रखना कि मूर्धा से री बनता है। उसके बाद क्या आया हमारा, ओष्ठ। दंत से हमारा क्या है, कोई भी स्वर नहीं बनता, दांतों से कोई भी स्वर नहीं बनता। उसका भी रीजन मैं आपको बतला देता हूं कि स्वर क्या है, स्वर हमारे वो वर्ण कहलाते हैं जिनको बोलने में किसी भी टाइप का व्यवधान उत्पन्न ना हो। यानी जो प्राणवायु अंदर से बाहर आ रही है वो डायरेक्ट अंदर से बाहर आ जाए, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो दांतों से जब आप जीभ लगाओगे दांतों पे तो क्या होगा, व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई कंठ स्वर आ है, तो सिर्फ आ से जो स्वर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, कंठ कहलाएंगे। इससे कौन सा बनता है, बड़ा आ बनता है। फिर तालु से बड़ी ई बनती है, ऐसे ही इससे बड़ा ऊ बनता है। अब हमारे कौन से स्वर बचे, देखिए अब हमारे बचे ए, बड़ा ए, ओ और औ। ठीक, ये हमारे स्वर बच गए। इनका उच्चारण स्थान कैसे निकालेंगे, मैं आपको उसकी बहुत ही सिंपल चीज बतला देता हूं। ए मैंने आपको बताया था अभी कैसे बनता है, छोटा आ प्लस ई, छोटा आ प्लस ई। और ए कैसे बनता है, ए प्लस ए, यानी इसमें भी क्या आया, ये दोनों चीजें आई और इसमें भी यही दोनों स्वर आएंगे। इन दोनों के मूल स्वर कौन से हैं, आ और ई। अब आ कहां से निकल रहा है हमारा, कंठ से, और ई कहां से निकल रहा है हमारा, तालु से। तो ये दोनों स्वरों को हम क्या कहेंगे, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ए और ए हमारे क्या हो गए, कंठ तालव्य स्वर हो गए। उसके बाद हमारे कौन से बचे, ओ। ओ कैसे बनता है आप जानते हो, छोटा आ प्लस ऊ, छोटा आ प्लस ऊ। तो यानी कंठ ओष्ठ्य, इनको कंठोष्ठ्य भी कहते हैं। ठीक, ये कैसे बना है, ये ओ से बना है, ओ प्लस ओ, यानी इनके मूल स्वर क्या है दोनों के, ए प्लस ऊ। तो इसका उच्चारण का स्थान और इसका उच्चारण का स्थान, इन दोनों को जोड़ देंगे, कंठोष्ठ्य और कंठ तालव्य। तो ये सारे के सारे स्वरों के उच्चारण स्थान मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको ऐसे ही याद रखना और एग्जाम में आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि उच्चारण स्थान कहां पर है वो बतलाइए। ठीक, तो मैंने आपको उनका पूरा सीक्वेंस समझाया है, आप इसी तरीके से इसको याद रखिएगा कि ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बतलाए हैं कौन कौन से, कंठ, तालव्य, मूर्धा,
दंत और ओष्ठ, सारे के सारे व्यंजन भी इन्हीं से ही बन जाएंगे बहुत ही इजीली। ठीक, पहला स्वर पहली जगह से, दूसरा स्वर दूसरी जगह से, बीच में री मूर्धा पे आ जाएगा, उसके बाद ओष्ठ तीसरा स्वर, और इनसे मिलके जो स्वर बने हैं उनके उच्चारण स्थान भी मिलके ही क्या होंगे, बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको स्वर आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों हम आपके लिए जो ये कंटेंट ला रहे हैं बहुत मेहनत से ला रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, और हम आपको इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ, इसका वर्किंग सेट और टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे साथ बस बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या करिए, हमारे साथ जोड़िए। ये हमारा बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना, आप सिर्फ पढ़िए और अपना सिलेक्शन पाइए, और सेलेक्ट होने के बाद हो सके तो हमें मिठाई खिलाने आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।